गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे नेपाल के अंदर जो चल रहा है। आ, इतने टर्मोइल के बाद सरकार तो चली गई है, सबने इस्तीफे दे दिए हैं। नेपाल इज बर्निंग, जल रहा है नेपाल। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? हु इज गोइंग टू रूल? क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो बांग्लादेश टाइप का एक सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, या जिसे श्रीलंका स्टाइल कहा जाता है कि एक इंटरिम कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां पर बनाया जाएगा। इंटरिम यानी कि अंतरिम, टेम्पररी, जो कुछ टाइम तक वहां पे रहेगा और फिर सिचुएशन को नॉर्मलाइज करेगा और उसके बाद इलेक्शन करवाएगा और फिर से कोई ना कोई चुनकर प्रधानमंत्री की पोस्ट पर आएगा। क्या होगा कुछ पता नहीं है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्लूइड है और बहुत सारे इसके अंदर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सब दंगे फसाद कराए किसने। चीन ने, भारत ने, अमेरिका ने। भारत का नाम भी आ रहा है उसके अंदर कि भारत के अंदर जो प्रो मोनार्की फोर्सेज हैं, जो राजा के सपोर्ट वाली फोर्सेज हैं, क्या उनका कोई स्थान है? और कुछ उंगलियां वहाँ पर, एक ग्रुप है कुछ, इसका नाम कुछ हिंदू स्वयं सेवक संघ टाइप का नाम है कोई, वहाँ से हिंदुओं से रिलेटेड कोई। हालांकि नेपाल खुद भी एक प्रोमिनेंटली हिंदू कंट्री ही है, अभी तो सेकुलर है, लेकिन वहाँ पे उसका नाम भी निकल कर आ रहा है कि क्या मोनार्की को वापस लाने के लिए ये सारे के सारे डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, या अमेरिका ने अभी जो अपनी सारी की सारी एड बरकरार रखी है नेपाल के लिए और चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है। बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर। इसके साथ ही एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो हुआ था, उसमें बीजेपी के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं और 452 वोट मिले, जबकि एनडीए इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को सिर्फ 100 वोट मिले हैं। एक इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है, बड़ा अटैक कतार के ऊपर हुआ है और इसने अब बहुत बड़ा एक संकट खड़ा कर दिया है दुनिया के अंदर कि हालात कुछ इस किस्म के हैं कि जहां हड़कंप मच गया है कि इजराइल अब अपने मित्र देशों को भी अटैक कर सकता है। ये तो अमेरिका के वहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, अमेरिका के बेसेस है, अमेरिका की मिलिट्री सबसे बड़ी संख्या में है और एक किस्म से पूरे गल्फ के अंदर सबसे बड़ा जो बेस है अमेरिका का मिलिट्री का, एयरफोर्स का, वो आपका दोहा है, कतर है। कतर को उसने लहूलुहान किया है, तो हड़कंप मच गया है कि ये हुआ क्या है कि मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं हाथ से बाहर जा रही हैं और कतर को और सऊदी को और यूएई को और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्हें इस बात को अब सोचना पड़ेगा कि भाई, जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो, सोचते हो कि हम तो सुरक्षित हैं, हम तो सेफ हैं, अमेरिका के साथ में, इजराइल तो हमारा कुछ नहीं करेगा, तो इजराइल तुमको भी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब दैट इज समथिंग वेरी स्टनिंग। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे अभी के जो लेटेस्ट खबर चल रही है इस टाइम, इजराइल के अटैक की जो है। वो दोहा में उन्होंने अटैक किया, हड़कंप मचा हुआ है वहाँ पर। तो गजा के युद्ध विराम के ऊपर, सीज फायर के ऊपर चर्चा हो रही थी। हमास के नेता थे और जिस बिल्डिंग में थे उस बिल्डिंग को तबाह किया गया है और उसमें कई हमास के लीडर्स की मौत हो गई है, सुनने में आया है। कतारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, जो बिल्डिंग्स पे इस पे हमले पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ किए गए हैं। और ये हमला जिसमें कि क्या कहते हैं कि गजा के एक चीफ और हैं खलील अल हैया, उनको मारने के लिए भी किया गया था। और यहाँ पर अमेरिका की ओर से जो सीज फायर के लिए जो ऑफिशियल्स हैं वो भी थे। तो इजराइल हैज़ कैरिड आउट ए सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स टारगेटिंग द लीडर्स ऑफ हमास इन दोहा सिटी, कतार। अब इसमें कतार के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का एक ट्वीट आया है और उनका कहना है कि द स्टेट ऑफ कतर स्ट्रांगली कंडेम्स द कोवर्डली इजरायली अटैक दैट टारगेटेड रेजिडेंशियल बिल्डिंग हाउसिंग several members of political bureau of Hamas in the Qatari capital Doha. The criminal assault constitute a blatant violation of all international laws and norms. ये पूरी की पूरी जो उन्होंने एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि कंडमनेशन किया है। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने दोहा में जिस जगह को निशाना बनाया वो एक रिहायशी इलाका है, ये कोई सुनसान जगह नहीं है। और वहाँ पर इस टाइप का अटैक करना, ये अपने आप में कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है।
और इस टाइम इसकी बहुत सारी जो खबरें हैं बहुत सारे चैनल्स पर आ रही हैं, अल जज़ीरा के अंदर भी, जो कि कतर का ही चैनल है बेसिकली, वहाँ से भी ये खबरें जो हैं इस समय पूरी की पूरी निकल कर आ रही हैं कि क्या हुआ क्या है कि इजराइल हैज़ टारगेटेड हमास लीडरशिप इन अटैक ऑन दोहा कैपिटल। ये उनकी जो वहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है। और तरह तरह के जो क्या कहते हैं कि उसमें कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इस किस्म का जो बिहेवियर है, और जो अमेरिका के दोस्त हैं जहाँ सबसे उसको बर्दाश्त नहीं किया है। Israeli army has said it has carried out an assassination attempt on the top Hamas leaders in Qatar's capital Doha, while multiple explosions have been heard. और पता नहीं अब क्या, कई बिल्डिंग्स के फोटोग्राफ्स जो अभी निकल कर आने शुरू हुए हैं, वो बिल्डिंग्स जो उसके बहुत बड़े एरियाज जो हैं काफ़ी तबाह हुए हैं, बड़ा ऊंचा धुआं उठता देखा गया है। और एक तरह से कहा जाए तो इजराइल ने दरअसल ये बताने की कोशिश की है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम कहीं भी जाओगे। जो कतर, जो कि फ्रेंड है एक्चुअली इजराइल का, उसको भी नहीं छोड़ा। तो इस ढंग से कतर को, सऊदी को, यूएई को, बाकी देशों को समझ जाना चाहिए भाई, ये इजराइल किसी का सगा नहीं है, अमेरिका भी किसी का सगा नहीं है। और काम पड़ेगा तो ठीक है, नहीं काम पड़ेगा तो तुमको भी मार देगा ये। बाकी इनकी मर्जी है जो करना है। इनको अब भी अगर औकात समझ नहीं आ रही अपनी, अब भी इनको ये दोगलापन इजराइल को और अमेरिका का समझ नहीं आ रहा, तो कोई आखिरकार कर क्या सकता है। दूसरी एक मेन खबर जो मैंने आपको बताई थी कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के जीत गए हैं। 752 वैलिड वोट्स थे, 15 वोट इनवैलिड हो गए। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, 20 सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले हैं। और ऐसा लगता है कि जो 15 वोट इनवैलिड हुए हैं वो सिर्फ इंडिया गठबंधन के ही हुए हैं। और बीजू पटनायक, अपना नवीन पटनायक के जो 7 एमपी थे उन्होंने वोट नहीं किया, तो वो भी बीजेपी की सपोर्ट हो गया। केसीआर के 4 थे, यानी कि भारत राष्ट्र संघ के उनके 4 थे। एक अकाली दल ने भी बीजेपी का साथ दिया, और एक इंडिपेंडेंट ने भी वोट ना करके बीजेपी का ही साथ दिया। इसमें देखा जाए तो ठीक है, अब मुबारक हो, सीपी राधाकृष्णन विल बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आते हैं नेपाल की बर्निंग के ऊपर। नेपाल की बर्निंग में आपके सामने तो सभी लाइव तस्वीरें भी हैं, सब कुछ है। प्रेसिडेंट हाउस को भी फूंक दिया, संसद को फूंक दिया, सब ने इस्तीफे दे दिए। कल तक शाम तक केपी शर्मा ओली कह रहे थे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तब तक रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया था, बाद में सब ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। और हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि जेनजी जब दूसरे तीसरे दिन सड़कों पर निकले हैं तो फिर उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, फिर उनके निशाने पर सब थे। और केपी शर्मा ओली भी उसके बाद उनके निशाने पर आ गए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। और यूट्यूबर्स का एक बहुत मेजर रोल रहा, इंस्टाग्राम का भी मेजर रोल रहा, व्हाट्सएप का मेजर रोल रहा कि वहाँ पर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनरेशन जी यानी कि जनजी ने जो एक अभियान चलाया, वो पूरे के पूरे जो 77 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 77 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के हैं, हर जगह के ऊपर आपको ये सारा का सारा संग्राम देखने को मिला। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, सरकार ने इस्तीफा दिया, इवन प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया। अब ये तो बड़ा एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया कि अब वहाँ पर राज कौन करेगा। हालांकि वहाँ पर सुनने में आया है कि आर्मी के जो चीफ हैं वो कंट्री को एड्रेस करेंगे, और केपी शर्मा ओली का जो घर था उसको भी आग लगा दी। जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा हमने पहले श्रीलंका में देखा, जहाँ राजा पक्षे के महल को जलाकर राख कर दिया और राजपक्षे को भाग कर जाना पड़ा। और यहाँ भी सुना है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कई हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज तैयार खड़े हैं, जो केपी शर्मा ओली और उनके कई मिनिस्टरों को लेकर देश छोड़कर भागने की तैयारी में हैं ये लोग। अब देखिए, इनका भ्रष्टाचार इतना हो गया है, इनके इतने पैसे बाहर पड़े हैं, इतने पैसे बाहर पड़े हैं कि भाई इन्होंने तो नेपाल को भी लूट लिया। और अब जब नेपाल के वासी उसके बदले में एक अच्छी सरकार चाहते थे तो उन्होंने दिया नहीं। और 2008 के बाद 13 सरकारें बनी हैं, 13 प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और लेकिन ये जो जेनजी है ना, इससे सबको डर के रहना चाहिए। अफगानिस्तान में तो खैर तालिबान ने तख्ता पलट किया,
श्रीलंका के अंदर इसी जेंजी ने तख्ता पलट किया, बांग्लादेश में पिछले साल इसी जेंजी ने तख्ता पलट किया, और अब इन्होंने नेपाल में तख्ता पलट किया। संजय राउत भारत के जो शिवसेना के लीडर हैं, उनका कहना है कि भारत को सावधान रहना चाहिए, जेंजी यहाँ भी कुछ कर सकती है। तो ये मैंने नहीं कहा, ये संजय राउत कह रहे हैं। तो एक किस्म से कहा जाए तो जो स्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर आप भ्रष्ट तंत्र लेके आ रहे हैं और लोगों की नहीं सुन रहे हैं, तो लोग आपको और आपका घर फूकने को तैयार है। इस टाइम वो बर्दाश्त करने को बिल्कुल और बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब जो दो नाम निकल के आ रहे हैं कि कौन, बालेंद्र शाह या बालेन शाह भी कहते हैं उनको, जो मेयर हैं और जो जेंजी को लीड कर रहे थे पूरा का पूरा, और एक रवि लामिछाने हैं। ये दोनों इस रेस में शामिल है कि कौन नया प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन शायद इसमें बालेन शाह जो है वो शायद आगे जा रहे हैं, और उनका वो जब मेयर बने थे तो इंडिपेंडेंट मेयर बने थे और जीत गए थे सभी पार्टियों को हराकर। नेपाल के फॉर्मर जो होम मिनिस्टर रवि लामिछाने जो हैं वो सबसे आगे बताए जा रहे हैं, बशर्ते कि उनको पार्टियों की कोई सपोर्ट मिले। लेकिन आज की डेट में पार्टियों की इज्जत क्या रह गई है? रवि लामिछाने काफ़ी लोकप्रिय तो हैं और उनको भ्रष्टाचार विरोधी भी माना जाता है, लेकिन और हो सकता है कि उनकी जो असहमति थी सोशल मीडिया पर जो थी, और वो एक कारण रही है। साथ में एक बालेंद्र शाह या जिसे बालेन शाह भी कहा जाता है, उनको सुना है रवि लामिछाने के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है। वो पहले रैपर भी थे, उन्होंने किस्मत आजमाई, लेकिन वो उनका जो समर्थन था इस समय ख़ास तौर से पूरे के पूरे जेंजीज़ को, वो इतना ज़्यादा था कि वो सभी जेंजी के रोल मॉडल बन गए। अब मुझे लगता है कि जो चीज़ें इस समय निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही ख़तरनाक लेवल पर हैं, और कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदाज़ा भी होना चाहिए कि जेंजी से टकराना ठीक नहीं है। केपी शर्मा ओली ने जो सोशल मीडिया बैन किया, और बैन करने में उसने मैसेंजर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको बैन किया। ये सब अमेरिकन थे और अमेरिका को चैलेंज कर रहे थे एक्चुअली केपी शर्मा ओली, और चाइना के गुणगान गा रहे थे। जो चाइना के टिकटॉक थे, वी चैट, वीबो, उसको उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, उसको उन्होंने बैन नहीं किया। तो ये पता लग गया कि वो चाइना के साथ में है और अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं। अब अमेरिका के खिलाफ जाना तो साहब फिर अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर लेगा? मैं ये तो नहीं मान सकता कि अमेरिका इतना पावरफुल है कि 77 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो रिवोल्ट को ट्रिगर कर सके, उसको प्रोवोक कर सके। एक दो जगह हो सकता है, लेकिन अमेरिका इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सब जगह पूरा का पूरा रिवोल्ट लाए। ये तो अंदर से निकला रिवोल्ट है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो रिवोल्ट है वो है। 20 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है यहाँ पर। लेकिन हमने एक बात तो देखी है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में सिंहासन डोल रहा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये बहुत पॉपुलर वाक्य है भारत में भी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और कई देशों में उथल पुथल मची हुई है। मैंने आज ही सुबह खबर दिया था कि फ्रांस के अंदर अब तीसरे प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। प्रेसिडेंट मैक्रो कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं, उनकी अपनी गद्दी इस समय खतरे में है। जापान के प्राइम मिनिस्टर इशिबा ने कल रिजाइन कर दिया, उनकी गद्दी खतरे में है, चली गई उनकी। तो थाईलैंड में शिनावात्रा जो एक परिवार है जो डायनेस्टिक वाले हैं, उनकी हालत खराब है। नेपाल का हाल बेहाल है। जब फ्रांस जैसा बड़ा राष्ट्र नहीं सामना कर पा रहा और कई बड़े राष्ट्र, अमेरिका में के अंदर बवाल मच रहा है, लोग इस टाइम गुस्से में हैं, तो कोई कारण नहीं। और संजय राउत का कहना है कि भारत में भी जेंजी उठ के खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी जो हो रहा है तानाशाही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जेंजी के द्वारा। तो ये संजय राउत का कहना है। तो नेपाल में भ्रष्टाचार मुद्दा था, सोशल मीडिया पे प्रतिबंध मुद्दा था, फ्रांस में आर्थिक नीतियाँ और मंदी, जापान के अंदर भी मंदी और चुनावी हार, थाईलैंड में तो वो शिनावात्रा का जो डायनेस्टी है उसका वर्सेस जुडिशरी, इंडोनेशिया में बड़े बड़े जो टैक्स लगाए गए वो था सारा का सारा, माली के अंदर मिलिट्री तानाशाही, मंगोलिया में भ्रष्टाचार और युवाओं का विरोध, आर्मीनिया में चर्च और विपक्ष पर जो कार्रवाई थी वो कारण हो गए तख्ता पलट की, लेबनान तो आपको मरा पड़ा है, सूडान में सिविल वॉर, और कॉन्गो के अंदर टेररिज्म और सिविल वॉर भी साथ में। तो एक एक करके दुनिया में छोटे देश हों या बड़े देश हों, कम शक्तिशाली देश हों या अधिक शक्तिशाली देश हों, जापान हो, फ्रांस हो या फिर नेपाल या कॉन्गो हो,
मुझे लगता है कि सब जगह राजनीतिक संकट सामने आ रहा है। और अब जो नई जनरेशन है, जिसको कि जनरेशन जी कहते हैं, वो किसी भी किस्म की तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और ये मैसेज लोगों तक, चाहे नॉर्थ कोरिया हो या ईरान हो या चाइना ही क्यों ना हो, ये सब जगह पहुंच रहा है कि भाई ये जो छात्र जो 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए, जिसको जेनजी कहा जाता है, अगर ये उठेंगे तो भाई फिर कोई बचेगा नहीं। ये तो ऊर्जा का वो भंडार है कि जो लाखों एटम बम के समान है। आप यकीन मानोगे कि कुछ लाख लोग नेपाल में 3 करोड़ लोगों की सत्ता का तख्ता पलट कर सकते हैं। कुछ लाख लोग बांग्लादेश में 17 करोड़ की पॉपुलेशन के राज का सत्ता पलट कर सकते हैं। कुछ लाख लोग श्रीलंका में, कोलंबो में, और इतनी पावरफुल सरकार का राजपक्षे का सत्ता पलट कर सकते हैं। देखिए साहब, कुछ लाख लोग काफ़ी हैं सत्ता पलट करने के लिए। उसी वार्निंग को संजय राउत ने कहा है कि भारत में भी जेनजी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर जो बढ़ता हुआ असंतोष है, भारत में जो बेरोजगारी है और मोदी सरकार का जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ भी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ आगे लेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। और नेपाल में जो हो रहा है, हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। चित्र तो आपके पास आ ही रहे हैं, फोटोग्राफ भी आ रहे हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने यूपीआई नंबर डिस्क्रिप्शन में और साथ में बैंक अकाउंट नंबर भी दिया है। किसी को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले अंक में आपसे। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। गुड नाइट।